Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of September 2021. 7 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अपनी तरफ से लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो। दैट इज़ ऑल वी वांट फ्रॉम योर एंड, है ना। इसके अलावा न्यूज़ एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं। स्टार्ट करते पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन फर्स्ट द पार्लियामेंट, सेकंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फोर्थ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है किसके पास है पावर। सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दूसरा कह रहा है सोशल ऑडिट इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स टू जज द एफिशिएंसी ऑफ स्टेट परफॉर्मेंस। तीसरा कह रहा है दो ही स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड या बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज कोनकन एक्सरसाइज इन न्यूज हैज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कोनकन एक्सरसाइज इनमें से कौन सी कंट्री के साथ होता है, इंडिया किस करता है। ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी जापान, सी यूके या डी ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, वेरी इजी क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर्स विल बी गिवन इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल मैंने जो वीडियो था रिवीजन सीरीज़ का, करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में, तो उसमें लेक्चर नंबर 51 कल अपलोड कर दिया है, जो कि जो लेटेस्ट पार्ट है करंट अफेयर्स का यूपीएससी के आगे होने के कारण, चूँकि यूपीएससी का एग्जाम आगे डिले हो गया था, इस कारण से जो बचे हुए मंथ था उनका करंट अफेयर्स रिलीज़ करना शुरू कर दिया हूँ। आज दूसरा वीडियो आ जाएगा, 6 से 7 वीडियो और बनने हैं, तो वो हम इसके साथ इस सीरीज़ में बना के कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर कोई करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी लगभग 50 से 60 लेक्चर बनेंगे और उसके अलावा 10 से 11 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। उससे पहले मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, कैन सोशल मीडिया रिप्लेस प्रिंट मीडिया एंड जर्नलिज्म एज अ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डे टू डे अकरेंस। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या सोशल मीडिया जो है वो रिप्लेस कर सकती है प्रिंट मीडिया को या फिर जर्नलिज्म के दूसरे तरीकों को। क्या सोशल मीडिया रिप्लेस कर सकती है प्रिंट मीडिया को और दूसरे मीन्स ऑफ जर्नलिज्म्स को? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, आपको ये बताना है, ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है हिस्टोरिक ट्रिपार्टाइट कर्बी एंगलोंग अकॉर्ड वाज साइंड ऑन सितंबर 4, 2021। तो 4 सितंबर 2021 को कर्बी एंगलोंग अकॉर्ड साइन किया गया है। कर्बी एंगलोंग अकॉर्ड साइन किया गया है और ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्रिपार्टाइट यानी कि 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। पहली हो गई इंडिया, दूसरी हो गई गवर्नमेंट ऑफ असम एंड तीसरी हो गई 6 फैक्शंस ऑफ द कर्बी एंगलोंग। कर्बी एंगलोंग के 6 अलग अलग फैक्शंस जो कि अलग अलग स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे, अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, वो फैक्शंस, ठीक है ना। तो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट क्या कहता है, क्या क्या इसके मेजर पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक्चुअली में ये जो अकॉर्ड किया गया है, ये उस आर्म्ड ग्रुप को ये कहा गया कि भैया अगर आप जो अलग से स्टेट की डिमांड करते हो, आप जो आर्म्ड रेवेलियन यहाँ करते हो, वो आप ख़त्म कर दोगे। यू हैव टू सरेंडर योर वेपन, यू हैव टू डिसबैंड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड जैसे ही कर्बी एंगलोंग अकॉर्ड साइन होगा उसके 1 महीने के अंदर आपको ये सारी गतिविधियाँ बंद करनी है, ठीक है ना। अंडर इट ऑल द कैंप्स ऑक्यूपाइड बाय कर्बी ग्रुप्स शैल बी वैकेटेड राइट आफ्टर। मतलब कि जितने भी कैंप्स आपने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जितने भी कैंप्स आपने बना रखे हैं, वो आपको वैकेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड यू हैव टू रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम, दैट इज द थिंग विच हैज़ बीन सेट कि आप लोग जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करते हो या इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ करते हो वो बंद करके आपको जाना पड़ेगा। कहाँ पे? मेन स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। अब सैलिएंट फीचर्स क्या है इसके? पहला जो फीचर है सैलिएंट वो है, एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ असम विल कंसीडर favorably a proposal of Kirby Anglong Autonomous Council KAAC। Kirby Anglong Autonomous Council की बात की गई है and they will notify Kirby as the official language of KAAC। यानी कि Kirby Anglong Autonomous Council बनाओ और Kirby Anglong Autonomous Council की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो
कर भी रखा जाए। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है असम की वो ज़रूर इंग्लिश, हिंदी और असमीज़ रहेगी। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड। देन गवर्नमेंट जो रहेगा वो 500 करोड़ रुपए देगा टू द कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है ना, 5 सालों में देगा 100 करोड़ प्रति वर्ष, एंड गवर्नमेंट 500 करोड़ देगा टू द डेवलपमेंट ऑफ कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ असम भी 500 करोड़ देगा फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप एज अ स्पेशल पैकेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 500 करोड़ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देगा टू द कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर डेवलपमेंट। इसके अलावा आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स एंड पुलिस विल हैव टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल ड्राइव टू रिक्रूट द कर्बी यूथ। कर्बी यूथ को रिक्रूट करने के लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस, इनको अलग से एक स्पेशल ड्राइव करनी पड़ेगी ताकि उनको मतलब कि शामिल कर सके। देन इसके अलावा नॉन हीनस केसेस जो फाइल थे, नॉन हीनस केसेस जो फाइल्ड थे अगेंस्ट द आर्म्ड ग्रुप्स, दे विल बी विड्रॉन बाय द असम गवर्नमेंट। अगर कोई नॉन हीनस क्राइम है तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा असम गवर्नमेंट को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है ना, एंड हीनस जरूर केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा, लेकिन नॉन हीनस तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा असम गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑफ ₹5 lakhs टू ईच ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द किन पर्सन्स who lost their lives in the agitations demanding the autonomous state। मतलब कि ऑटोनॉमस स्टेट की मांग करते करते जो लोग अपनी जान गंवाए हैं कार्बी एंगलोंग रीजन में, उनके नेक्स्ट ऑफ द किन को 5 लाख रुपीस कंपनसेशन दिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो दीज आर द प्रपोजल्स अंडर द कार्बी एंगलोंग पीस अकॉर्ड, जो कार्बी एंगलोंग ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ इसके अंतर्गत ये प्रपोजल्स हैं और काफ़ी हिस्टोरिक प्रपोजल्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगला न्यूज़ आइटम में। तमिलनाडु रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो अब यहाँ पे तमिलनाडु रिसेंटली उन्होंने प्लान किया है इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का, एंड इन द पाक वे ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट में पाक वे वाले रीजन में ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। ड्यूगोंग और सी काऊ, ड्यूगोंग को ही सी काऊ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इट्स इंडेंजर्ड मैराइन मैमल है ये। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ड्यूगोंग जो है या फिर जिसको सी काऊ भी कहा जाता है, इट इज़ फेसिंग एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस, सी पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ सी ग्रास। तो इसके जो कम होने का कारण है वो है हैबिटेट लॉस, सी पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ सी ग्रास। अब एक्चुअली में अगर IUCN का स्टेटस आप देखें, नंबर इनके जरूर कम हो रहे हैं पर IUCN का स्टेटस इनका वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है। द IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल है और इंडिया के ये शेड्यूल 1 में आते हैं। इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके शेड्यूल 1 में ये आते हैं। ठीक है ना, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ड्यूगोंग जो है एक सी मैमल है, आप सबको पता है, एंड इट इज द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ द ऑर्डर साइरेनिया। तो साइरेनिया ऑर्डर की ये एकमात्र लिविंग स्पीशीज है, ये भी याद रखना। एंड द मैमल इज रिस्ट्रिक्टेड टू कोस्टल हैबिटेट बिकॉज ऑफ द सी ग्रास विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स डाइट। तो सी ग्रास के कारण ही ये कोस्टल हैबिटेट में रहती है। एकमात्र हर्बीवोर मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मैराइन है। ये भी आपको याद रखना है कि ये एकमात्र हर्बीवोर मैमल है जो कि स्ट्रिक्टली मैराइन है। हर्बीवोर मैमल विच इज स्ट्रिक्टली मैराइन एंड दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू कोस्टल हैबिटेट्स। मैंने बताया आपको, दे हैव अ डॉल्फिन लाइक टेल, डिफरेंट स्कल फ्रॉम एंड टीथ पैटर्न। इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव इज स्टेलर सी काऊ। इसका जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो स्टेलर सी काऊ है, एंड स्टेलर सी काऊ एक ऐसी स्पीशीज थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है 18th सेंचुरी में। स्टेलर सी काऊ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है 18th सेंचुरी में ही वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है ना, एंड IUCN ने, मैंने आपको बताया कि वल्नरेबल लिस्ट किया है इसको, मतलब वल्नरेबल लिस्ट में रखा हुआ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लेकिन इंडिया के ये शेड्यूल 1 में ही आता है, 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। इसके अलावा तीसरी जो न्यूज़ है वो है इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट। अभी इंडिया पहली एशियन कंट्री बन रही है, इंडिया पहली एशियन कंट्री बन रही है जो कि एक प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च कर रही है। प्लास्टिक पैक्ट क्या है बेसिकली? एक्चुअली प्लास्टिक पैक्ट का मतलब है कि सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी बनाएंगे। सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी बनाएंगे जिसमें मतलब रीयूज़, रिसाइकल, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएगी। रीयूज़ एंड रिसाइकल ऑफ द प्लास्टिक्स, ताकि वो वेस्ट ना हो। प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं इंडिया। 9.46 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट हम एनुअली जनरेट करते हैं। एनुअली व्हाट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वी जनरेट? 9.46
1.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें कि 40% तो कलेक्ट भी नहीं होता है एंड 40% प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट भी नहीं होता है। एंड हाफ ऑफ द प्लास्टिक प्रोड्यूस इन द कंट्री आर यूज इन पैकेजिंग, मोस्ट ऑफ इट इज इन सिंगल यूज इन नेचर। जितना भी वेस्ट है उसमें से आधा तो पैकेजिंग वाला प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो अब इस प्लास्टिक पैक्ट के अंदर मतलब कि अलग अलग कस्में खाई जाएंगी, कमिटमेंट किए जाएंगे, जिसमें ये बोलेंगे कि भैया 2030 तक हमको क्या करना है, 2030 तक हमको प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देना है, उसका इनोवेशन करना है, रीइनोवेशन करना है, रीडिज़ाइन करना है, 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को हमको रीयूजेबल या रिसाइक्लेबल बना देना है, 50% प्लास्टिक पैकेजिंग टू बी इफेक्टिवली रिसाइकल्ड एंड 25% एवरेज रिसाइकल्ड कंटेंट अक्रॉस ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग। ये सारी अलग अलग कस्में जो हैं वो खाई गई हैं, लेकिन याद रखना इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू हैव अ प्लास्टिक पैक्ट। और इसका बेसिक एम क्या है, सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी बनाना, सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी बनाना, रीयूज़ करना, रिसाइकल करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं। यहाँ पर ये निपा सिम्टम्स शो कर रहे हैं, 251 कॉन्टैक्ट्स ऑफ द विक्टिम ट्रेस्ड। तो यहाँ पर निपा वायरस आपको सबको पता होगा, निपा वायरस कल भी मैंने आपको बताया था और कल मैंने वेबसाइट में अपलोड भी किया था निपा के बारे में कंटेंट। तो जिन लोग को नहीं पता है वो एग्जाम्स मेड सिंपल की वेबसाइट, कल जैसे 6 सितंबर था तो उसका करंट अफेयर्स कल मैंने अपलोड किया था। तो 6 सितंबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस, उनके साथ जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स हैं। अब इसमें ये निपा वायरस के बारे में आया था, तो कल निपा के जो भी मैंने बताया था वो सारी चीज़ की 1999 में पहली बार इसको ये सुंगाई निपा नाम का गाँव था जो कि सिंगापुर में लाई करता है, वहाँ पर ये आया था। सिंगापुर मलेशिया में पहले केसेस थे, पिग से आए थे, है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके और सीवियर सिम्टम्स में क्या इंक्लूड होता है ये भी आपको पता है। फिर मैंने कल एक इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था कि इसका जो नेचुरल होस्ट होता है वो होता है फ्रूट बैट्स, है ना। फिर फ्रूट बैट से ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस में अगर आफ्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बैट्स या पिग्स, तो इन्फेक्टेड बैट्स या पिग्स के कॉन्टैक्ट में अगर आ गए आप तो आपको फिर ये वहाँ से होता है, ठीक है ना। अगर आपने सपोज आपने कोई फ्रूट खा लिया जिसको कि फ्रूट बैट्स ने या बर्ड्स ने इन्फेक्ट किया था तो भी आपको ये हो सकता है। फिर उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट भी पॉसिबल है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निपा वायरस में पॉसिबल है। दीज आर द थिंग्स। और केरला में अभी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो वेबसाइट के लिए आप जा सकते हैं TEMSIAS.com, TEMS यानी कि द एग्जाम्स मेड सिंपल, TEMSIAS.com, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, सारी नोट्स, मैप, जो भी है, क्विज, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, है ना। यू कैन मूव विद मी। पहले हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द NMP यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें बताया जाएगा कि क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की जाएंगी, ठीक है ना। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आप सबको पता है कि इसको अनवील किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये बोल करके कि 6 लाख करोड़ रुपए लाए जाएंगे अगले 4 सालों में। और इसमें क्या होगा, कोर एसेट्स जो रहेंगे गवर्नमेंट पब्लिक के जो एसेट्स रहेंगे उनको वो क्या करेंगे, प्राइवेट को देंगे बिना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के कुछ सालों की लीज में, है ना। लॉन्ग टर्म, एक्चुअली लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होते हैं इसमें, एंड कुछ सालों के लिए ये दिए जाएंगे उनको और उसके एवज में वो प्राइवेट से पैसे लेंगे, ठीक है ना। अब ये ऑथर ने सबसे पहला सवाल किया कि भैया एक बात बताओ कि आपका ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, जो नया नाम आपने दिया है बच्चों का UPSC सिलेबस बढ़ाने के लिए, वो किस तरीके से अलग है प्राइवेटाइजेशन से, या फिर वो किस तरीके से अलग है आपके डिसइन्वेस्टमेंट से। तो जब ये डिसइन्वेस्टमेंट जैसा ही है तो आप अलग कैसे कह सकते हो। बस आप ये बोलते हो कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही है, तो ओनरशिप ट्रांसफर मैंने पहले ही बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट में भी नहीं होती है। अगर वो 50% से कम की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है ना। अगर एसेट्स सेल कर रहे हैं 50% से कम तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो ऑथर ने आप ये कहा कि गवर्नमेंट जानबूझ करके चाह रही है कि वो कुछ डिस्टिंक्शन क्रिएट करे और नाम बदलने से उसका जो मेन है वो चेंज नहीं हो जाएगा। वॉट दे आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर बोलते ना तो ख़राब लगता, प्राइवेटाइजेशन बोलते तो एक गलत पॉलिटिकल मैसेज जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बोल दिया कि थोड़ा स्कीम टाइप का लगेगा, एक अच्छा लगेगा। और एक्चुअली में है वो सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन से ही संबंधित, लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है कि पॉलिटिकल एक मैसेज गलत जाता है, लोगों को भी लगता है कि यार देखो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लोग, तो इसका थोड़ा नाम बदल दो, आधी चीज़ प्राइवेटाइज करो और आधी चीज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कर दो। पर करोगे अल्टीमेटली सेम चीज़ है ना, अल्टीमेटली आप सेम चीज़ ही कर रहे हो। जो टैक्स पेयर के एसेट्स हैं उनको आप
प्राइवेट एंटिटीज़ को सौंप रहे हो। अब यहाँ पे ऑथर ने ये कहा कि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे रेस किए हैं। पहला उन्होंने ये रेस किया कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप सिर्फ आइडियल एसेट्स को दोगे प्राइवेट कंपनीज को, तो वो पॉसिबल नहीं है। केवल आइडियल एसेट्स देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि केवल आइडियल एसेट्स को कोई प्राइवेट एंटिटी लेगा भी नहीं, है ना। देखो मेन क्या है, मैंने पहले आपको बताया था जिस दिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन डिस्कस किया था कि दो तरीके से ये हो सकता है। एक तो ये कि आइडियल एसेट्स हों और दूसरा ये कि वो ऑलरेडी वर्किंग एसेट्स हों। अब ज़्यादा फायदा जो होता है वो आइडल एसेट्स में होता है कि आइडल एसेट्स पड़े थे, आपका यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो आपने प्राइवेट को दे दिया, अब आपको कुछ रेवेन्यू मिलने लगा, ठीक है ना। लेकिन क्या आइडल एसेट्स को पूरी तरीके से देना पॉसिबल है, या फिर क्या कोई प्राइवेट एंटिटी टोटल आइडल एसेट्स को यूज़ करेगी, या फिर क्या कंट्री में कहीं आइडल एसेट्स हैं भी, तो ये बिग क्वेश्चन रहेगा। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा कि आइडल एसेट्स कोई नहीं लेता। एसेट्स कौन क्या एसेट्स ले रहे हैं, अगर आप देखेंगे प्राइवेट एंटिटीज़ को तो कौन से एसेट्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं रोड्स, वो ले रहे हैं रेलवेज, वो ले रहे हैं पोर्ट्स, वो ले रहे हैं टेलीकॉम टावर्स। तो कुल मिलाकर के देखो तो वो सारे यूज़ के और जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब कि कहना चाहिए पार्ट है ना, वही सारे ले रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहा है जो अभी तक आइडल पड़ी हो और उसको यूज़ करने लगे हों, ठीक है। दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इससे क्या बेनिफिट सिटीजन्स को मिलेगा, या सिटीजन्स को क्या एक्चुअल में बेनिफिट मिलेगा। तो ऑथर ने उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि देखो बहुत मुश्किल है कि इसका बेनिफिट आम आदमी को मिले। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी एसेट्स पब्लिक टू प्राइवेट जाएंगे, अगर पब्लिक टू प्राइवेट जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्राइवेट का जो मेन मोटिव है क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका मोटिव तो नहीं चेंज होने वाला ना। देखो गवर्नमेंट का मोटिव रहता है कि वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्री राइडर्स को भी झेलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट एंटिटी ऐसा नहीं करती, वो फ्री राइडर्स को नहीं झेलेगी। दूसरी चीज़, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ स्कीम लगाती रहेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब जैसे टोल बने हैं, टोल बने तो आप लोग को दिख रहा है ना कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट। अगर आप यहाँ से मतलब अगर 500 किलोमीटर की जर्नी करो तो 2500 से 3000 रुपये का आपको टोल देना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा जब टोल चल रहा है, और वहाँ पे रोड भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब आप ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा कोई हाईवे आपको मिल रहा है कि आपको बिल्कुल जर्क नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, डिस्टेंस 6 घंटे कम हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन टोल अगर आप देखें तो 500 से 550 किलोमीटर में आपको 2000 रुपये तक का टोल देना पड़ेगा। तो ये दिखता है कि ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है ना। 2500 का आप पहले पेट्रोल डीजल डलवाओगे, 2500 से 3000 का, है ना, 3000 का मिनिमम लगेगा। उसके बाद आप 2500 उसमें दोगे, तो मतलब जो जर्नी आप 2000 2500 रुपये में कर सकते थे वो साढ़े करोगे। तो ये इंपैक्ट दिख रहा है ना आपको नेगेटिव। तो यही चीज ऑथर ने यहां बोली कि जब इस तरीके से एसेट्स जाएंगे प्राइवेट के पास तो वहां पे प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और टैक्स पेयर का। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे पब्लिक एसेट्स हैं, ये भी आप मानते हो कि ये पब्लिक एसेट्स हैं जिनका ट्रांसफर हो रहा है पब्लिक एसेट्स का। तो मतलब पहले जब वो पब्लिक एसेट बने होंगे तो भी टैक्स पेयर के पैसे से बने। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए, इसको ध्यान देना कि ऑथर ने कहा कि पहले जब वो पब्लिक एसेट यानी कि रोड, हाईवे, पोर्ट जब बना होगा तो भी वो टैक्स पेयर के ही पैसे से बना था, और आज वही टैक्स पेयर जब उसको यूज करेगा तो उसमें भी वो ज्यादा प्राइस दे, है ना, मतलब उनका प्रॉफिट भी इसी टैक्स पेयर के पैसे से आएगा। तो ये एक जो है डबल एक तरीके से वही डबल जियोपार्डी टाइप का ही है, डबल फाइनेंशियल जियोपार्डी है एक तरीके से कहना चाहिए कि पहले तो जब वो टैक्स दिया बेचारे ने तो वो बना पब्लिक एसेट, अब वही पब्लिक एसेट जो उसी के पैसे से बना है उसको यूज़ करने के लिए भी वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। तो दिस इज़ द बिग क्वेश्चन कि यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको नुकसान ही होगा, और दोबारा उनको उसी चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो ऑथर ने यहाँ पे समझाई। एंड यहाँ इसके अलावा ऑथर ने और चीज़ें बोली कि जैसे कल भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कल जैसे मैंने आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बताया था कि मोनोपोलाइजेशन क्रिएट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े पार्टीज ही लेंगी, और जब इक्का दुक्का बड़ी पार्टी सारे प्रोजेक्ट ले लेंगी तो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करेंगे। तो ये भी मैंने कल आपको पॉइंट बताया था कि मोनोपोलाइजेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उससे हो जाए, है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि क्या दूसरे रास्ते नहीं थे, मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं था। तो ऑथर ने कहा नहीं, बिल्कुल रास्ता था। अगर आप देखें तो अभी भी टैक्स रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है इंडिया में, यानी कि इंडिया ने खुद कहा कि कॉरपोरेट जो है वो 40% ही हैं जो टैक्स प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज वो अपने रिसोर्सेज को मतलब टैक्स हेवंस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कई बार बोली है कि अगर आप डेटा देखें तो 40% कंपनीज़ ने ऐसा डिक्लेयर कर रखा है कि वो कोई
रही हैं। और 2018-19 में तो 51% कंपनीज हैं जो कि कह रही हैं वो कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये फिगर बहुत ओवर एक्सैजरेटेड फिगर है। और ऐसे में ऑथर ने यही कहा है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टैक्स रेवेन्यू को टैप करें, आप इस तरीके से इन कंपनीज के टैक्सेशन को प्राप्त करें। अब ये आप नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी कंपनीज को अपने जो फाइनेंशियल लूप होल्स हैं उनके साथ खेलने दे रहे हैं, और वो इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा करके आपको टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, ऑथर ने ये कहा कि टैक्स पे करवाना जरूरी है, और टैक्सेबल इनकम अगर आप बढ़ा पा रहे हैं सो दैट विल बी गुड। और यहीं पे ऑथर ने कहा है कि आप पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाइए। देखो, प्राइवेट के को ट्रांसफर कर देना, इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि पब्लिक की एफिशिएंसी कम है और प्राइवेट कंपनीज की ज़्यादा है, तो आप अपनी एफिशिएंसी क्यों नहीं बढ़ाते हो? आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। ये दूसरा तरीका है कि क्या आप कर सकते हो, है ना? तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ प्राइवेट को देने की बजाय। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द तालिबान लेड अफगानिस्तान एंड द चाइनीज कनेंड्रम। अब यहाँ पे आर्टिकल लिखा है चाइना के लिए किस तरीके से अफगानिस्तान, पाकिस्तान या दूसरी साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि चाइना जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट, अगर आपने देखा हो तो अभी दूसरी कंट्रीज पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है। चाहे आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख लो, उसमें भी वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर रिलाई कर रहा है। और ऐसा क्या है कि वो दूसरी कंट्रीज पर रिलाई कर, इसका रीज़न ये है कि चाइना में अब काम करना ज़्यादा महंगा है रादर दूसरी कंट्रीज़ में। जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे अगर वो एसेट्स ट्रांसफ़र कर देता है तो वहाँ उसको चीप पड़ता है। सेम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी होगा कि उसको वहाँ पे चीप पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टिंग इन दिस रीजन मीन एक्सेस टू बिगर मार्केट्स। दूसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि अगर वो इन रीजन्स में जाता है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया को टैप कर रहा है या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को टैप कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको और ज़्यादा बड़े मार्केट्स मिल रहे हैं। अब देखो, चाइना का मार्केट तो सैचुरेटेड हो गया होगा अभी तक, तो अब उसको दूसरे मार्केट खंगालने पड़ रहे हैं। और दूसरे मार्केट्स में साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी से अच्छा क्या हो सकता है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान से अच्छा क्या हो सकता है, जहां पे अभी लोगों की जरूरत है ना? वहां पे तो और ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो रीजन है वो ये कि चाइनीज फर्म्स कुड इवेड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स टारगेटेड एट देयर एक्सपोर्ट्स व्हेन दे बिगैन एक्सपोर्टिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंस्टेड। तो यहाँ पर एक और रीजन ये है कि जब चाइना में वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से अगर वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लग रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लग रहे हैं। तो इस कारण से वो क्या कर रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। भाई, आप दूसरी कंट्रीज जो हैं वो ये देख रही हैं कि ये माल कहाँ से आ रहा है, अगर चाइना से आ रहा है तो इसको रोक दो। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि अपने जो मतलब कि जो उनकी लाइंस हैं, जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, वो दूसरी कंट्री में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जब वो दूसरी कंट्री में स्टैब्लिश कर देंगे तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो ऑलरेडी इवेड कर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इवेड कर जाएंगे। जैसे कि अब ये नाम तो नहीं लिखा रहेगा कि ये चाइना से आ रहा है, लिखा रहेगा कि भैया कि ये वियतनाम से आ रहा है, तो वहाँ वे आने देंगे। लेकिन अगर वही चीज़ चाइना से आ रही होती तो उसको नहीं आने देते। तो एक ये भी एडवांटेज है चाइना को, जिस कारण से वो दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है ना? फोर्थ, अगर वो देखो तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका एंड एशिया हैज़ ऑल्सो रिड्यूस सम ऑफ द चाइनाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एशिया एंड अफ्रीका जो रीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू द चाइनीज़, एंड सेम गोज विद द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एज वेल, है ना? तो ये भी एक रीजन है कि चाइना जो है इन फर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। चाइना विल मिमिक द सेम फॉर अफगानिस्तान एज वेल। बट यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ कही है कि अफगानिस्तान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से डिफरेंट है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो टेरर हाउसेज हैं, और यहाँ पे जो सुसाइड बॉम्बिंग्स होती रहती हैं ये दे आर नॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा ये बिजनेस के लिए को एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं है। इस कारण से ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि जो अफगानिस्तान है वो थोड़ा दूसरा ही लुक एंड फील देगा। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ऑथर ने कही है कि अफगानिस्तान की भी इमेज बहुत अच्छी नहीं है इस समय, तालिबान रूल कर रहा है, तो दूसरी कंट्रीज हो सकता है इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएं। तो चाइना का अगर कोई एम है इस तरीके से कि फ्यूचर में उसको एक हब बनाएगा ये, तो ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे रहेंगे बिकॉज ऑफ द तालिबान राइज ऑफ पावर। तो इस कारण से ऑथर ने कहा है कि चाइना के लिए उतना बेनिफिट अफगानिस्तान में नहीं रहेगा जितना उसको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में या आसियान कंट्रीज में है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल।
सोशल मीडिया कैन नॉट रिप्लेस प्रॉपर न्यूज़ जर्नलिज्म। यहाँ पे ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है कि सोशल मीडिया जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है प्रॉपर न्यूज़ जर्नलिज्म को। इसका रीज़न ये है कि जो सोशल मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी एस्पेक्ट बहुत कम है, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे में लोगों को जैसे आपको मैं बोलूँ कि ये आर्टिकल सी रंगराजन ने लिखा है तो आपको क्रेडिबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। आपको मैं बोलूँ कि ये चीज़ रघुराम राजन ने लिखी है, ये चीज़ सुहासिनी हैदर ने लिखी है, तो आपको क्रेडिबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे यूज़र 1012 ने ये आर्टिकल लिखा है तो वहीं पे आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा घट जाएगी। भैया यूज़र 1012 है कौन, है ना, या ये हार्ट हैकर है कौन, है ना। अब सोशल मीडिया में कौन लिखता है, हार्ट हैकर लिख रहा है कोई चीज़ हार्ट लॉकर लिख रहा है ना। तो हार्ट हैकर और हार्ट लॉकर की बात तो हम मानेंगे नहीं, है ना। पापास प्रिंसेस किसी ने कोई चीज़ लिखी है तो उनकी बात हम नहीं समझेंगे, उनकी बात हम नहीं मानेंगे, है ना। अब तुम्हारा भाई ये सब करके जो नाम आते हैं वो नामों की बात हम क्यों मानेंगे, क्योंकि एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया, तो वी विल नॉट बी गिविंग क्रेडिबिलिटी टू दीज सोर्सेज, है ना। तो वही वाली चीज़ है। एंजल प्रिया कोई बात आपसे बोले तो आप उसको नहीं मानोगे ना, एंजल प्रिया की बात आप क्यों मानोगे, आप बात किसकी मानोगे, सुहासिनी हैदर की मानोगे। तो सोशल मीडिया इज़ हाउस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑलरेडी होती हैं। और वही चीज़ है कि ऑथर ने कहा है कि न्यूज़ जर्नलिज्म जो एक्चुअल प्रिंट मीडिया है या न्यूज़ जर्नलिज्म, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे 2-3 और चीज़ें बताई कि अभी 100 साल होने वाले हैं न्यूज़ जर्नलिज्म को इंडिया में, क्योंकि स्टार्ट हुआ था ये एक्टिविस्ट एनी बेसेंट के साथ 1920s में, व्हेन शी लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म का कोर्स है पहली बार 1920s में एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था और अभी 100 साल लगभग होने वाले हैं। एनी बेसेंट जी ने अडियार मद्रास में ये जो जर्नलिज्म का कोर्स था वो चालू किया था, याद रखिएगा, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा ऑथर ने 1-2 फैक्ट और दिए कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को मैंडेट कहता है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी भी सिविलाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, यूनेस्को ने कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा यूनेस्को ने एक अभी रिसेंटली इनिशिएटिव बनाया था जिसको ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंस बोलते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म एजुकेशन। याद रखिएगा 2014 का इनिशिएटिव है यूनेस्को का, क्या नाम है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म है इसका नाम। एंड 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था टू लेवरेज लेसन्स लर्नड, याद रखिएगा, टू लेवरेज लेसन्स लर्नड ड्यूरिंग अवर सपोर्ट टू अफ्रीकन स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म। तो अफ्रीकन स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म को सपोर्ट करते करते जो लेसन सीखे यूनेस्को ने, उसको लेकर के उन्होंने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंस स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद अस, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं यहाँ पे। आगे देखो, मोदी टू अटेंड ब्रिक्स SCO क्वाड मीट्स इन सितंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि सितंबर में ये मीटिंग्स होने वाले हैं। ब्रिक्स तो हम होस्ट ही कर रहे हैं। SCO के बारे में बता दूँ, SCO क्या है, परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस बोलते हैं इसको, यूरेशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अलायंस बोलते हैं। एंड प्राइम इसका जो पिलर है वो सिक्योरिटी ऑफ द रीजन है। 2001 में स्टैब्लिश किया गया था SCO को, शंघाई 5 के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था और 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के किया था शंघाई 5 के नाम से। इसके बाद इसकी जो परमानेंट बॉडीज़ हैं उसमें 2 आती हैं। पहला SCO सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में बेस्ड है। SCO का सेक्रेटेरिएट कहाँ बेस्ड है, बीजिंग में। और इसकी एक रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि ताशकंद में बेस्ड है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको रैट्स बोलते हैं SCO का, वो ताशकंद में बेस्ड है। मेंबरशिप इसके 8 कंट्रीज़ मेंबर है, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। और इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में आते हैं आपका अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया इसके अलग अलग उसमें आते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, मांडा बफेलो गेट्स यूनिक ब्रीड टैग। अब यहाँ पे नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने रिकॉग्नाइज किया है मांडा बफेलो को, विच इज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स। याद रखें, कोरापुट रीजन उड़ीसा में पाई जाती है मांडा बफेलो। तो इनको किसने किया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है उसने इनको टैग किया है एज अ यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन इंडिया। मांडा ब्रीड ऑफ बफेलोस को यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो यहाँ पे इनको किया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। व्हाट इज द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। अब श्रीलंका की इमरजेंसी के 2-3 रीजन बता देता हूँ। पहला रीजन याद रखिएगा, वहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। फॉरेक्स रिजर्व तो वहाँ पर इतना कम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो सकती है, फॉरेक्स रिजर्व। दूसरा जो वहाँ पर रीजन है वो यहाँ इन्फ्लेशन, हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इस कारण से जो खाना है काफ़ी महंगा हो चुका है। तीसरा जो है कि कई चीज़ों पे इंपोर्ट पे बैन लग गया था, जैसे कि उन्होंने बोला कि केमिकल फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब इस कारण से जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन हुआ नहीं, इसलिए खाने की कमी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि श्रीलंका में बोला कि भैया आप मूव करो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, और ऐसे में उन्होंने इंपोर्ट पे ही बैन लगा दिया, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे पब्लिक की परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो गई है, इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था कई चीज़ों के। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि फूड शॉर्टेज हो गया है, होर्डिंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फूड शॉर्टेज भी हो गया है। इसके अलावा जो चीज़ थी, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बिल्कुल कम हो चुका है ना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 6 पैलेस्टीनियंस एस्केप फ्रॉम द गिलबोआ जेल इन इजराइल। तो गिलबोआ प्रिजन का नाम याद रखना कहाँ पर है, गिलबोआ प्रिजन आपका इजराइल में है, जहाँ से पैलेस्टीनियन जो कॉन्विक्ट्स थे इसके दे एस्केप फ्रॉम देयर गिलबोआ प्रिजन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है, ग्रीस क्रिएट्स अ मिनिस्ट्री टू डील विद द क्लाइमेट क्राइसिस। तो अगर आपसे पूछे कि अभी रिसेंटली कौन सी यूरोपियन कंट्री ने मिनिस्ट्री बनाई है टू डील विद द क्लाइमेट क्राइसिस या फॉरेस्ट फायर से डील करने, यानी कि फायर से डील करने के लिए, तो ये ग्रीस है जिसने बनाया है। और वाइल्ड फायर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रीस में हुए हैं, स्पेशली इन द आइलैंड ऑफ एविया। ये लोकेशन याद रखना, आइलैंड ऑफ एविया विच इज़ इन द सदर्न ग्रीस में लाई करता है आइलैंड ऑफ एविया। वहाँ पे वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा लाई कर रहे थे और उनसे बचने के लिए बेसिकली ये ग्रीस ने एक मिनिस्ट्री क्रिएट की है ताकि उनसे बचा जा सके। सो कल हमने टेस्ट मैच जीत लिया, काफ़ी अच्छा मैच था। लास्ट में अगर आपने देखा हो तो इंडिया इज मूविंग है 2-1 से आगे है, दैट इज़ ग्रेट। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।